नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इन दिनों तीन बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है और इन तीनों ही मामलों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पहला मुद्दा है 10 सर्कुलर रोड आवास विवाद, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। सरकार का कहना है कि आवंटन नियमों के तहत नया आवंटन हो चुका है, जबकि विपक्ष से राजनीतिक दबाव बता रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। बेगूसराय की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कार्रवाई में नाकाम दिख रही है। वहीं सरकार का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। तीसरा मुद्दा है राजनीतिक विस्तार और दल बदल की राजनीति का। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दलों के कई नेता लगातार पार्टी छोड़कर सत्ताधारी खेमे में शामिल हो रहे हैं, जिससे विपक्ष के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठ रहा है। तो कैसे इस वक्त विपक्ष किन मुद्दों पर बेबसी का सामना कर रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। 10 सर्कुलर रोड आवास विवाद पर फिर गरमाया माहौल। राबड़ी देवी को 7 दिन का अल्टीमेटम, आवास खाली करने पर सियासी घमासान तेज। बिहार की सियासत में बड़ा सियासी खेल। आरजेडी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी नेताओं का दल बदल तेज। बेगूसराय दुष्कर्म केस पर सियासी संग्राम तेज। तेजस्वी का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। खबरों में सबसे पहले बात लालू परिवार को एक बार फिर 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में 16 जून को राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा था। आवास खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से अब राबड़ी देवी को 7 दिन का अल्टीमेटम नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया। हालांकि राबड़ी देवी ने सीएम को पत्र लिखने के साथ ही अपना आवास खाली करना शुरू कर दिया। बताया गया कि 10 नंबर बंगले से गाड़ियों में सामान लादकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहले सरकार ने जारी किए गए नोटिस पर राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जो 15 जून को खत्म हो चुका था। वहीं इसके बाद ही 16 जून को राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला देकर 1 महीने की मोहलत मांगी थी। 18 जून से उन्होंने अपने सामान को तेजस्वी के सरकारी आवास पर शिफ्ट करना शुरू भी किया, लेकिन इसके बाद फिर से 7 दिन का नोटिस जारी करने के बाद माना जा रहा है इस पर फिर से सियासत शुरू हो सकती है। बता दें, लालू परिवार पिछले 21 सालों से 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को राज्य के नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया। बंगले को खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग ने कहा था कि ये सरकारी नियमों के तहत खाली कराया जा रहा है। वहीं बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के नाते दूसरा बंगला यानी कि 39 हार्डिंग रोड उन्हें आवंटित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर फिल्मी संवाद चल रहा है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि वो सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई माइकलाल सरकारी आवास पर कब्जा नहीं कर सकता, ये संपत्ति किसी की बपौती नहीं है। राबड़ी देवी के समर्थक और राजद नेता सूची जारी कर रहे हैं। इनमें उन लोगों के नाम है जो मंत्री नहीं है, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वो उन आवासों में रह रहे हैं जिनका निर्माण राज्य के मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए किया गया। सरकार की ओर से भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह सफाई दे रहे हैं कि राजद की सूची में जिन्हें अवैध कब्जेदारों बताया जा रहा है, वो सब बाजार दर पर किराया देकर सरकारी आवासों में रह रहे हैं। सरकारी भवनों के आवंटन के नियम में किराया भी एक आधार है। हाँ, ये सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वो किसे किराए पर आवास देगी। ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी सरकारी कार्यालय में जाए और किराए का भुगतान कर मंत्री वाले आवास में रहने लगे। कुल मिलाकर बात यहाँ आकर ठहरती है कि सरकार जिसे चाहे उसे ही किराए पर मंत्री वाला आवास मिल सकता है। प्रश्न ये भी नहीं है कि राबड़ी देवी के पास राजधानी पटना में रहने का कोई और ठिकाना है या नहीं।
दरअसल असली मामला राजनीति का है। सरकार ने राबड़ी देवी वाला आवास भाजपा कोटे के मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर दिया। भाजपा कह रही है कि देखिए, राबड़ी देवी किस तरह अनुसूचित जाति की विरोधी, अनुसूचित जाति के मंत्री के नाम पर आवंटित किए गए आवास को खाली नहीं कर रहे। दूसरा, राजद की राजनीति ये है कि सरकार जबरदस्ती आवास खाली कराए, उनके सामान को सड़क पर फेंक दे, तब कहा जाएगा कि सरकार महिला विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का सम्मान करना नहीं जानती। आम लोग तमाशा देख रहे हैं। बीच बीच में ये खबरें भी आ रही है कि सरकार जबरदस्त ढंग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही, बिना वैकल्पिक प्रबंध के गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही। ये विषय नहीं है, ज्यादा रुचि इसमें है कि अब 7 दिन का अल्टीमेटम राबड़ी देवी को एक बार फिर दिया जा चुका है और 7 दिनों के अंदर अगर राबड़ी देवी ने आवास खाली नहीं किया तो उनके सामान को बाहर भी निकाला जा सकता है। बात करें अगली खबर की, तो एक तरफ जहां विपक्षी दल टूट फूट की कगार पर है, हर जगह कहीं ना कहीं से टूटने की खबरें सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। क्षेत्रीय पार्टी के नेता भी बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ये समय भले किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव का नहीं, पर अभी का सबसे सटीक समय पार्टी के विस्तार का है, जो दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी की रणनीति बूथ लेवल से जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। बीजेपी ने सुवान में और सारण में ये खेल रचा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के गढ़ में अपनी पार्टी का विस्तार कर एक चुनौती दे डाली। बीजेपी ने बुधवार को सारण और सिवान के जाने माने राजद नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित 24 जून के मिलन समारोह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और राजद नेत्री लीलावती गिरी, रालोचपा महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, छात्र लोजपा पारस गुट के राहुल यादव सहित कई नेताओं ने शामिल होकर बीजेपी के प्रति अपनी आस्था जताई, यानी कि वो राजद से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। इस अभियान के सूत्रधार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे माने गए। तो जिस तरह से आरजेडी में टूट बढ़ रही है, जल्द ही विधायक भी पाला बदल सकते हैं और तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ सकता है। बात करें अगली खबर की, बेगूसराय में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदर अस्पताल पहुंचे, पीड़िता से मुलाकात कर उसका हाल चाल जाना, लेकिन इसके बाद उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की उससे वो खुद सवालों के घेरे में आ गए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि बेगूसराय की घटना राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का एग्जाम्पल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने केवल खाना पूर्ति की। तेजस्वी ने सरकार पर फर्जी एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया। उन्होंने भोजपुर के भरत तिवारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है। दावा किया कि विपक्ष विधानसभा से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाता रहेगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए। गैंगरेप जैसी घटनाएं और उसके बाद पीड़िता के साथ हुई बर्बरता राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच और पीड़िता को जल्द न्याय, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी यादव, जरा पहले सुनिए। बिहार में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते, बड़ा सवाल। तो ये बड़ा फेलियर जो है सरकार का है। इसमें जब खुद ही मुख्यमंत्री के ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे हों और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो जो लाउड माउथ, हम तो ऐसे मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम को जो है बना दिया गया। इस मामले में जहां तेजस्वी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इस मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस हिसाब से तेजस्वी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो इस मामले में चूकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब भी वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करते हैं, लालू यादव का दौर उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है और जंगलराज के नाम पर वो खुद घिर जाते हैं, सवालों के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रही है, आरोपियों को सजा सुनाई जा रही है, वहीं विपक्ष एक मुद्दा गढ़ने की कोशिशों में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है।
तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष की बेबसी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपकी इनको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।